हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का पार्ट 3 इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं गोविंद कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोला। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षमा चाहूँगा, कल थोड़ा सा वीडियो के अंत में 56 से कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा 56 से लेकर चलूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं किसके? तो सही उत्तर है बी, अर्थात 1, 2, 3, मतलब पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद की अवशेष। दूसरा, दीदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है कहाँ से? तो उपयुक्त सभी, अर्थात द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें स्तंभ लेख से और द्वादश अर्थात 12वें स्तंभ लेख से। अब आइए आगे देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख में अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो सही उत्तर है नवम शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट कारण नहीं है। तो कौन कौन सा कारण है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह। आइए आगे स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। मौर्योत्तर बिहार। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सही उत्तर है शुंग वंश का। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से 75 ईस्वी पूर्व तक रहा था। आगे है, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर है ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक रहा था। आगे देखते हैं, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाया था? तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़न और आक्रमण व्यवहार किया था। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आगमन किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो सही उत्तर है शुंग वंश। अगला है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आगमन हुआ था कब? तो 185 ईस्वी पूर्व, अर्थात 1 नंबर ऑप्शन। अगला है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। आइए आगे चल के देखते हैं। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सही उत्तर है कानव वंश। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कानव वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा। अगला है, कानव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध में कानव वंश की नींव डाली। अगला है, कानव वंश की सत्ता समाप्त की किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने। कानव वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो आंध्र सातवाहनों ने। आइए आगे देखते हैं। कानव वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो उसका सही उत्तर है मित्र वंश। अगला है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो सही उत्तर है बोधगया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो सही उत्तर है अश्वघोष। अगला है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, बुध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा
ले गया। अब आइए स्टार्ट अलग आगे है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सही है सी, अर्थात सबसे पहले हर्यक वंश आए, फिर से सुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कानव वंश। अगला है शुंग वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। अगला है कानव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो भी पाटलिपुत्र में ही थी। आगे देखते हैं। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था कब? तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। अगला है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो सही उत्तर है ए, अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? तो लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। आइए आगे देखते हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग का। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो कनिष्क। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे है गुप्तकालीन बिहार। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। अगला है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है? तो बी 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसका सही उत्तर है कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। अगला है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। आइए आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मत स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त युग। आइए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त। आगे है बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किसने करवाई? किसके शासनकाल में हुआ? किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। आगे है चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो सही उत्तर है 3 साल। अब आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों को प्राप्त करना था। अगला है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर है शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो सुल्तानगंज से। आगे है राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनी के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो सही उत्तर है गुप्त काल के। आइए आगे देखते हैं। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर है गुप्त काल में। तीर भुक्ति अर्थात आधुनिक दरभंगा का
राजपाल था कौन? तो ए गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। आइए आगे देखते हैं। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था तो नालंदा। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए। ये क्वेश्चन आपको VVI है, इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासनकाल में के दौरान आया था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब आइए अगला है। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतिया ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है कब? तो 320 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला है सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसका सही उत्तर है हरिसेन। अगला है किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। फिर आगे देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सही उत्तर है सी अर्थात 1, 2, 3 अर्थात हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। आगे चल के देख। अगला है मगध पर मिहिर कुल का आगमन किस शासक के समय हुआ था? तो सही उत्तर है नरसिंह गुप्त। फिर अगला है गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3 अर्थात ब्राह्महिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। अब आगे देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510वीं से 525 ईस्वी तक रहा। अगला है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो सही उत्तर है कुमारगुप्त तृतीय। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो सही उत्तर है दामोदर गुप्त। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को। अगला है हर्षवर्धन के मृत्योपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत था आदित्य सेन ने किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। अब आइए आगे देखते हैं। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो सही उत्तर है आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आइए इसका आंसर पहले जानते हैं। तो बी जीवित गुप्त द्वितीय ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय। अब आइए अगले पेज में चल। अगला है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो कृष्णगुप्त को। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था।
फिर आगे देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। तो सही उत्तर है 3, अर्थात 1 का 2। मतलब हर्षवर्धन की उपाधि वीर योद्धा थी। फिर आगे है कुमारगुप्त की उपाधि महाराजा धीराज। फिर अगला है जीवित गुप्त की उपाधि क्या थी? तो राजाओं में सिरमौर। फिर अगला है आदित्य सेन की उपाधि क्या थी? तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज। आगे देखते हैं, मगध के किस पूर्ववर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो सही उत्तर है जीवित गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन त्संग भारत की यात्रा की? तो सही उत्तर है आदित्य सेन। आगे है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है बी, अर्थात सबसे पहले कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और फिर अंत में आदित्य सेन आए। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है गुप्तोत्तर युग और बिहार। तो पढ़ते हैं। चीनी यात्री इतिसंग बिहार का भ्रमण किया लगभग कब? तो 673 ईस्वी में। इतिसंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है नालंदा। आगे है, चीनी यात्री हुएनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही उत्तर है डी, नालंदा। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो सही उत्तर है ए, 635। अगला है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मार्थ था। अगला है, पालकालीन बिहार। तो रहने दीजिए आज इतना ही, अगले बार मिलते हैं। इसको पालकालीन बिहार को देखेंगे अगली बार। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ।